नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। हाल ही में रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने अपने स्पेस मिशन, अपने मून मिशन को लेकर एक सूचना साझा की है। रोसकॉस्मोस ने इस नोटिफिकेशन में बताया है कि उसका मून मिशन यानी कि लूना 25 किसी तकनीकी खराबी के कारण मून की सतह पर क्रैश हो गया है। यानी कि ये जो मिशन था ये फेल हो गया है, असफल हो गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम मुख्य तौर पर ये जो रूस का लूना 25 मिशन था, ये मिशन फेल किस वजह से हुआ, उसके क्या कारण रहे, उन कारणों पर बात करेंगे। इसके अलावा हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है, उस मिशन के सामने इस पूरी घटना को देखते हुए किस तरह के चैलेंज आ सकते हैं, उन चैलेंजेस पर भी बात करेंगे। और अंत में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्य तौर पर ये जो वर्तमान समय में मिशन भेजे जा रहे हैं अलग अलग देशों द्वारा, वो मिशन जो दूसरे मिशन रहे थे, जो 70 और 80 के दशक के मिशन थे, जो अमेरिका और रूस द्वारा भेजे गए थे, उन मिशनों से वर्तमान मिशन किस तरह से अलग हैं, इस पर भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि रूस का जो लूना 25 मिशन था, वो मिशन आखिर असफल किस वजह से हो गया। तो मुझे मुख्य तौर पर जो लूना 25 मिशन है वो चांद की सतह से जाकर टकरा गया है। अब टकराया क्यों है? तो टकरा गया है क्योंकि तकनीकी समस्या आ गई थी। लेकिन तकनीकी समस्या आई क्या थी, उसको लेकर अभी तक कोई सटीक विवरण नहीं दिया गया है। हालांकि रोसकॉस्मोस का ये कहना जरूर है कि जल्द ही इस पूरी घटना की जांच करने के लिए एक एजेंसी को गठित किया जाएगा, एक एजेंसी बनाई जाएगी, एक जांच समिति बनाई जाएगी जो कि इस पूरी घटना की जांच करेगी और इसके कारणों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करने की कोशिश करेगी। लेकिन अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े एक्सपर्ट हैं, उन एक्सपर्ट्स ने रूस के इस मिशन को लेकर अपनी कुछ बातें साझा की हैं। उन्होंने कुछ कारण जरूर गिनाए हैं। क्या क्या कारण गिनाए हैं? तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण यह है, जो कि रोसकॉस्मोस के स्टेटमेंट से भी पता चलता है, वो ये है कि रूस का ये जो लूना 25 मिशन था, ये कुछ तकनीकी वजहों से किसी अप्रत्याशित कक्षा में चला गया था। यानी किसी ऐसे ऑर्बिट में चला गया था जहां पर इसे नहीं जाना चाहिए था और इसी वजह से ये रोसकॉस्मोस यानी कि रूस के नियंत्रण से बाहर चला गया, क्योंकि ये किसी दूसरी कक्षा में था। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये अप्रत्याशित घटना देखने को क्यों मिली, ये जो पूरा मिशन था वो ऑर्बिट से बाहर गया क्यों। तो इसको लेकर कई जानकार ये कह रहे हैं कि इस पूरे मिशन में मुख्य तौर पर जो स्पेसक्राफ्ट था उसके ऑर्बिट पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। उस पूरे मिशन को डायरेक्ट मून पर लैंड करने की कोशिश की जा रही थी, उसको ऑर्बिट कराने पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और यही वजह रही कि ऑर्बिट के दौरान ही वो अपना नियंत्रण खो बैठा। इसके अलावा समस्या एक डीबूस्ट के दौरान भी हो सकती है। डीबूस्ट का क्या मतलब होता है? तो जब हम जानते हैं कि जो स्पेसक्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा गति से ट्रैवल करता है, लेकिन इतनी ज़्यादा गति से तो लैंड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में होता ये है कि उस गति को धीरे धीरे कम किया जाता है और ये कम करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को डीबूस्ट कहते हैं। और अगर ये जो डीबूस्ट की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अगर सही ढंग से नहीं होती है तो जो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा बनी रहती है और ज़्यादा स्पीड होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट को सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और कई बार इसी की वजह से ये जो स्पेसक्राफ्ट हैं वो चांद की सतह से टकरा भी जाते हैं। तो यही कुछ हो सकता है कि लूना 25 के साथ भी हुआ हो और इसी वजह से जो यान है, जो स्पेसक्राफ्ट है, वो किसी दूसरी कक्षा में चला गया हो। इसके अलावा ये जो रोसकॉस्मोस के प्रमुख हैं, जिनका नाम है यूरी बोरिसोव, इनको लेकर एक रिपोर्ट मीडिया में ये भी जारी की जा रही है कि इन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस मिशन को लेकर पहले ही चेतावनी दी थी। इन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को बताया था कि इस मिशन के सफल होने की जो संभावना है वो मात्र 70% है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये जानने के बावजूद भी वो इस मिशन के साथ आगे बढ़े और इस मिशन को उन्होंने
मंजूर कर दिया और अंततः इस मिशन का परिणाम रहा कि मिशन चांद की सतह से जाकर टकरा गया। इसके अलावा जो मीडिया एजेंसीज हैं, जो तमाम रिपोर्टर्स हैं, वो रूस के जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं उनके हवालों से भी कई दावा कर रहे हैं, उनकी ओर से कई समस्याओं पर जोर दे रहे हैं। जैसे कि पहली समस्या ये थी कि इस मिशन का जो प्रबंधन था, जो मैनेजमेंट था, वो बहुत खराब तरीके से किया गया था। ये कहा जा रहा था कि मिशन अपनी पूरी तरह से तैयार नहीं था और इसके बावजूद भी वैज्ञानिकों के सामने अवास्तविक, अनरियलिस्टिक लक्ष्य रखे गए। लगातार रशिया का जो बड़ा मैनेजमेंट है, जो अपर अथॉरिटीज हैं, वो रशिया के वैज्ञानिकों पर यह दबाव बना रहे थे कि मौजूदा समय में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रशिया का जो प्रभाव है, रशिया का जो गुडविल है, वो लगातार कम हो रही है, उसकी ख्याति कम हो रही है। तो उस ख्याति को अर्जित करने के लिए लगातार जो रूस के राष्ट्रपति हैं या जो दूसरा अपर मैनेजमेंट है, उसकी ओर से वैज्ञानिकों पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो जल्द से जल्द इस मिशन को लॉन्च करें ताकि दुनिया में रूस को एक स्पेस सुपर पावर के तौर पर स्थापित किया जा सके। और इसी का परिणाम रहा कि बहुत जल्दी में इस मिशन को पूरा किया गया। और एक जो कारण रहा वो भ्रष्टाचार को भी बताया जा रहा है। रूस में जो भ्रष्टाचार है वो बहुत गहरे तक मौजूद है, बहुत डीप रूटेड मौजूद है। इसकी वजह से अक्सर रूस में जो सरकारी काम होता है उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आती है और यही समस्या हमें रूस के लूना 25 मिशन में भी देखने को मिली। इसके अलावा इसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि रूस में जो यूएसएसआर के दौरान, यूएसएसआर की जब अवधि हुआ करती थी, उस दौरान जो वैज्ञानिक शिक्षा थी, उसके बाद से, यूएसएसआर के विघटन के बाद से रूस में जो वैज्ञानिक शिक्षा है उसका स्तर, उसकी क्वालिटी लगातार कम होती जा रही है। और इसी की वजह से इस पर रूस में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहाँ की जो तकनीकी शिक्षा है उसकी जो क्वालिटी है उसका लगातार डिटरेशन हो रहा है, वो लगातार विघटित होती जा रही है। तो ये जो तमाम कारण है ये रूस की असफलता के कारण बताए जा सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन जा रहा है, उस मिशन के सामने हम इस पूरी घटना से किस तरह की चुनौतियां देख सकते हैं। तो आपको याद होगा कि भारत ने साल 2019 में एक मिशन भेजा था। मिशन का नाम था चंद्रयान 2 मिशन। ये मिशन आंशिक तौर पर सफल साबित हुआ था, लेकिन जब इस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी, तब ये मिशन असफल हो गया था। मिशन जो है वो चंद्रमा की सतह से टकरा गया था। लेकिन इस वाले मिशन के दौरान जो इसरो के प्रमुख हुआ करते थे, के सिवान, उन्होंने इस मिशन की लैंडिंग से, इस मिशन को लॉन्च किए जाने से पहले एक स्टेटमेंट दी थी। जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि इस तरह के जो चंद्रमा वाले मिशन होते हैं, उन तमाम अभियानों में लैंडिंग का जो अंतिम चरण होता है, जो लास्ट स्टेप होता है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, अपनी बयान में इस पूरे अंतिम चरण को संबोधित करते हुए इसको एक नया नाम दिया था और वो नया नाम था आतंक के 15 मिनट, यानी कि लास्ट 15 मिनट्स ऑफ टेरर। ये अंतिम चरण को उन्होंने नाम दिया था। तो इस स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग के जो अंतिम चरण होता है, जो अंतिम 15 मिनट होते हैं, वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि इसी 15 मिनट के दौरान जो अभियान होता है, जो स्पेसक्राफ्ट होता है, वो चंद्रमा की कक्षा से निकलकर उसकी सतह पर उतरने की कोशिश करता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में बहुत जटिल मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपनी स्पीड कम करनी होती है और स्पीड कम करने के साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि जहाँ पर आप लैंड कर रहे हैं तो वो सतह है, वो कोई समतल भूमि है या फिर माउंटेन है, कोई क्रेटर है। तो इस तरह की चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या इस बात में आती है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैनुअली नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें रोबोटिक तरीके से की जाती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम पृथ्वी की सतह से चांद पर कोई इंफॉर्मेशन भेजते हैं, कोई मैनुअली कोई डेटा भेजते हैं, तो डेटा भेजने में तकरीबन 2.4 से 2.7 सेकेंड्स लगते हैं, लगभग 3 सेकेंड्स की देरी हो जाती है। और 3 सेकेंड्स में वो जो स्पेसक्राफ्ट है वो बहुत लंबी दूरी तय कर लेगा, वो बहुत स्पीड से चल रहा है। तो ऐसे में हम 3 सेकेंड का जोखिम नहीं ले सकते हैं। इसी वजह से इस तरह के जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं, उन स्पेसक्राफ्ट्स को मैनुअल तरीके से काम करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। वो अपनी स्पीड खुद कम करते हैं, वो अपने लिए लैंड करने की जगह खुद ढूंढते हैं। और इसी वजह से कई बार तकनीकी समस्या की वजह से ये जो स्पेसक्राफ्ट हैं ये चंद्रमा की सतह से जाकर टकरा जाते हैं। और अगर आप पिछले 4 सालों के आंकड़े देखेंगे तो पिछले 4 सालों में 4 देश इस तरह के मिशन में असफल साबित हुए हैं।
इसमें पहला देश है भारत, इसके अलावा इजराइल, जापान, और वर्तमान समय में इसको ऐड करें तो रूस भी अब इस सूची में शामिल हो गया है। हालांकि यहाँ पर भारत के लिए एक विशेष बात यह भी है कि भारत इन 4 देशों में से एकमात्र ऐसा देश है जिसने पहली बार असफलता के बावजूद भी दूसरा प्रयास किया है और जल्द ही ये प्रयास सफल भी होने वाला है। इसके अलावा अधिकांश जो अभियान थे, यानी कि इन चारों देशों के जो 4 असफल अभियान रहे, उनमें से अधिकांश अभियानों के दौरान जो समस्या थी वो अंतिम चरण के दौरान देखने को मिली। लास्ट जो स्टेप था वहां पर समस्या आई और इसी लास्ट स्टेप के दौरान, इसी लास्ट स्टेप में समस्या की वजह से वो जो स्पेसक्राफ्ट था वो जाकर चंद्रमा की सतह से टकरा गया। तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर जो अंतिम चरण है वो पैदा करता है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि अभी तक इस पूरे पिछले कुछ वर्षों में कोई भी अंतरिक्ष यान चांद पर नहीं उतरा है। इसमें चीन को एक अपवाद के तौर पर, एक एक्सेप्शन के तौर पर देख सकते हैं। चीन का अभियान था 2013 में चांग ई 3 2013 में चीन ने पहली ही प्रयास में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी थी। इसके बाद 2019 में चांग ई 4 और 2020 में चांग ई 5 को चंद्रमा पर लैंड किया गया था। और चांग ई 5 के दौरान जो चीन था वो चंद्रमा के सरफेस से कुछ मटेरियल्स भी लेकर आया था पृथ्वी पर वापस। तो ये तो अब तक इन अभियानों की बात हुई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में इसरो के लिए चंद्रयान 3 के संबंध में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो चुनौती जो है वो अभी आने वाली है। वो चुनौती इस पूरे मिशन के अंतिम चरण में आएगी। तो जाहिर तौर पर मुझे उम्मीद है कि क्योंकि हमने 2019 में जो एक अनुभव लिया था, उस अनुभव का जो डेटा है वो हमारे पास मौजूद है। अनुभव अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जाहिर तौर पर उस अनुभव से सीख कर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और इसी वजह से हमने चंद्रयान 3 का जो स्पेसक्राफ्ट है, जो लैंडिंग मॉड्यूल है, उसमें बहुत सारे बदलाव भी किए हैं। और इन बदलावों की वजह से हम इस बार चंद्रमा की सतह पर, दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हैं और भारत इसमें अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। तो ये तो चुनौतियों की बात हुई। अब अंत में ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमने पहले भी बात की थी और हम पहले भी जानते भी हैं कि इससे पहले 70 और 80 के दशक में अमेरिका और रूस द्वारा बहुत सारे चांद पर बहुत सारे अभियान भेजे गए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मौजूदा जो अभियान है वो उन अभियानों से अलग किस तरह से हैं और मौजूदा अभियान क्या इतने ज़्यादा सफल क्यों हो रहे हैं। तो मुख्य तौर पर आधी सदी पहले, यानी कि आज से 50 साल तकरीबन पहले, बहुत सारे जो मिशन थे वो मिशन चांद पर भेजे गए थे और वो मिशन सफल भी रहे थे। लेकिन मौजूदा मिशन जो है वो असफल क्यों रह रहे हैं, जबकि हम ये भी जानते हैं कि पिछले 50 सालों में हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। लेकिन इस बेहतर टेक्नोलॉजी के बावजूद भी हम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग क्यों नहीं कर पा रहे। इसके कारणों की बात करें तो 70 और 80 के दशक में मुख्य तौर पर अमेरिका और रूस द्वारा जिस तरह के अभियानों को भेजा जाता था वो अभियान मुख्य तौर पर बहुत ज़्यादा जोखिमपूर्ण होते थे, बहुत ज़्यादा महंगे होते थे। उन अभियानों को भेजने में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता था। इसके अलावा वो अभियान बहुत ज़्यादा ऊर्जा अकुशल होते थे, एनर्जी इनएफिशिएंस होते थे। उनमें बहुत ज़्यादा फ्यूल लगता था, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती थी। और ऐसा भी नहीं, और ये इसमें से जो अधिकांश अभियान हैं वो अभियान शीत युद्ध में जो होड़ मची हुई थी स्पेस सुपर पावर बनने की अमेरिका और रूस के बीच, उस पूरी होड़ की वजह से, उस पूरी प्रतियोगिता की वजह से, उस प्रतिस्पर्धा की वजह से भेजे गए थे। और ऐसा भी नहीं है कि उस पूरे दौर में जितने भी अभियान भेजे गए वो सारे सफल रहे थे। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1963 से 1976 के दौरान जितने भी अभियान भेजे गए, तकरीबन 42 प्रयास किए गए थे और इन 42 में से केवल 21 प्रयास ही सफल साबित हुए थे। यानी कि यहाँ पर जो सफलता दर है, जो सक्सेस रेट है, वो केवल 50% है। तो जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि वहां पर एक तो ये तमाम समस्याएं मौजूद थी और उसके बावजूद भी जो सक्सेस रेट है वो केवल 50% ही बना हुआ है। तो ऐसे समय में, मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो जोखिम लेने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा कम है। हम बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे तो उस खर्च को सरकारों के लिए जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, उसको न्यायोचित ठहराना मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से वर्तमान समय में जो अभियान भेजे जा रहे हैं उन अभियानों में इतना ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा। इसके अलावा वर्तमान समय की जो तकनीक है, वर्तमान समय में की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, बहुत ज़्यादा सेफ है।
इसके अलावा बहुत बहुत कम खर्चीली है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। भारत के मिशनों की बात करें तो भारत के जो अंतरिक्ष मिशन होते हैं वो किसी हॉलीवुड फिल्म में लगने वाले खर्च से भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल तरीके से भारत अपने अभियानों को डिज़ाइन करता है। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंस भी होते हैं। हमारे जो अभियान है वो ऊर्जा मितव्ययी भी होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये तो इन अभियानों की बात हुई और मौजूदा अभियान किस तरह से अलग हैं 70 और 80 के दशक के अभियानों से, उन पर हमने बात की। तो ये हमने इस पूरे विषय के तमाम डायमेंशंस को समझने की कोशिश की। अब अंत में एक सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि हाल ही में खबरों में रहा लूना 25 क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोविड-19 के लिए विकसित एक वैक्सीन, ऑप्शन बी चंद्रमा पर रूस का अंतरिक्ष अभियान, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर में पाई गई एक नई चिड़िया, या ऑप्शन डी रूस द्वारा लॉन्च किया गया एक सूर्य अन्वेषण अभियान यानी कि सन एग्जामिनेशन या फिर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं की बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस वीडियो की यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप जानते हैं इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।